हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है आशुतोष कन्नौजे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक्सेलेंट एकेडमी A2 ऐप पर। बेटा, आज हम लोग शुरुआत करेंगे कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। यह जो चैप्टर है वह कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। और खासकर मैं बोलूँ तो कक्षा 12वीं के लिए, ठीक है। 11वीं में तो हम पढ़े ही होंगे आप लोग, या जो 11वीं पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही इसको। 12वीं के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके दो चैप्टर का बेसिक बनाता है। पहला एक चैप्टर है आपका जो रिप्रोडक्शन यूनिट, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन यूनिट, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एमपी है, ठीक है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन यूनिट में जब आप लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे, ठीक है ना, यानी जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है, तो उस दौरान आपको पढ़ना पड़ेगा सेल डिवीजन, और उसमें भी कौन सा वाला, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसिस। और दूसरा चैप्टर जो है आपका जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स यूनिट का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और जेनेटिक्स में तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, वंशागति के आणविक सिद्धांत करके आपका एक चैप्टर है, उसमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जीन विनिमय क्या होता है, कैसे जीन क्रॉसिंग ओवर के कारण सहलग्नता का मान कम होता है, ज़्यादा होता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये जो दोनों यूनिट है, रिप्रोडक्शन यूनिट और आपका जेनेटिक्स का जो यूनिट है, जिसमें 3 से 4 चैप्टर आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एमपी होता है कि आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो ज़्यादा कंझट नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर का। तो रेडी हो ना, ठीक है, बढ़े जी आगे, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको क्या जानना है, कुछ बेसिक जानना है। जितने भी जीव हैं उनका शरीर किससे मिलकर बना रहता है, कोशिका से। किससे मिलकर बना रहता है, कोशिका से। और प्रत्येक जो कोशिका रहता है, कोशिका में क्या करता है, अपनी साइज में क्या करता है, वृद्धि करता है, उसके बाद उसका क्या करता है, डिवीजन करता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि जो प्रत्येक जीव हैं, ठीक है ना, प्रत्येक जीव कोशिका से बने हैं, कोशिका से बने होते हैं। वह उन कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभाजन पाया जाता है। कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभाजन पाया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, बचपन से पढ़े हो ना, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। तो वही चीज तो बोल रहा हूँ कि प्रत्येक जो जीव रहता है किससे मिलकर बना रहता है, कोशिका। और क्या हम एक कोश की जीव हैं, क्या नहीं, हम कौन से जीव हैं, बहुकोश की जीव। तो क्या बोल रहा हूँ कि प्रत्येक जीव जो रहता है किससे मिलकर बना रहता है, कोशिका से। और उन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका वृद्धि एवं कोशिका विभाजन पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज याद रखना, बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, किसका, इंग्लिश का, क्योंकि इन फ्यूचर आपका जो हायर स्टडी होगा ना वो किस में होगा जी, ठीक है, इंग्लिश में ही होगा। तो ध्यान से समझो कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि होता है और कोशिका विभाजन होता है। आप लोग जानते होंगे आपका शरीर जो है, ठीक है ना, किससे मिलकर बना है, जायगोट से। ये जो जायगोट था उसमें क्या हुआ होगा, सेल ग्रोथ हुआ होगा, कोशिका वृद्धि हुआ होगा, और साथ ही साथ क्या हुआ होगा, सेल डिवीजन, जिसके कारण हम बहुकोशिकीय जीवों का क्या हो पाया, निर्माण हो पाया या विकास हो पाया। समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब यह वह प्रक्रिया है जिसके कारण हम बहुकोशिकीय जीवों का क्या हो पाया, विकास हो पाया। यहाँ तक क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ कि जो एक कोशिकी है, ध्यान से समझना, जायगोट का निर्माण हुआ, जायगोट का निर्माण, जायगोट में क्या हुआ, सेल ग्रोथ हुआ, सेल ग्रोथ होने के बाद उसमें सेल डिवीजन हुआ होगा, तब क्या हुआ होगा, बहुकोशिकीय जीवों का या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का, जटिल जीवों का, ठीक है, क्या हुआ है, विकास हो पाया, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है, एकदम बेसिक चीज है जी, ठीक है। और ऐसा वृद्धि और विभाजन का कई चक्र चला, वृद्धि व विकास के ऐसे कई चक्रों के पश्चात, ठीक है ना, मतलब एक बार कोशिका में क्या होगा, वृद्धि होगा, वृद्धि विकास होगा, समझ रहे हो ना, सेल ग्रोथ होगा, उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ऐसा इसका कई चक्र चला, जिसके पश्चात एक ऐसी संरचना का निर्माण हुआ, एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिका
होती है, ठीक है ना। वृद्धि और विकास के ऐसे कई चक्रों के पश्चात एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं, जैसे हमारा बॉडी है ना, उसमें कई लाख कोशिकाएं हैं, कई लाख कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब एक चीज याद रखो, बेसिक ग्रोथ मतलब दो चीज है भाई, ठीक है ना। यदि कोई वृद्धि बोल रहा है तो वृद्धि का दो अर्थ हो सकता है, ठीक है ना। वृद्धि का दो अर्थ हो सकता है। क्या क्या दो अर्थ हो सकता है? पहला चीज तो हो सकता है उसमें नॉर्मल ग्रोथ हो, सेल ग्रोथ हो, उसके साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो, और दूसरा चीज उसमें हो सकता है बेसिक ग्रोथ, सेल ग्रोथ के बाद सेल डिवीजन हो। क्या हो? सेल डिवीजन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, हम बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण कैसे हुआ होगा? हमारा जो जायगोट था उसमें कोशिका वृद्धि हुआ होगा, उसके बाद पश्चात क्या हुआ होगा? कोशिका विभाजन हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब तो था बेसिक। अब मेन पार्ट जो है इस चैप्टर का वो शुरू करते हैं, और सबसे पहला भाग है क्या? आपका सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे? सेल साइकिल, ठीक है। तो यहां तक लिख लिए, क्या मिटा दूं? ठीक है, चलो भाई लिख लेना आप लोग, ठीक। चल अब बात करते हैं किसका? सेल साइकिल का। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल साइकिल। साइकिल मतलब क्या होता है जी? चक्र। क्या होता है? चक्र, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा चक्र चलेगा, ठीक है ना, जिसमें कोशिका का वृद्धि भी होगा और कोशिका का विभाजन भी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझते हैं जी, ठीक है। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल, ठीक है ना, क्या है? ठीक है, ध्यान से देखो सेल साइकिल क्या है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? ठीक है, लिख लिए, चलो, ठीक है। तो सेल साइकिल क्या है? ध्यान से समझना। सेल साइकिल जो रहता है कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। जैसे कि मैं, ध्यान से समझो, मेरे को महासमुंद से कहाँ जाना है? रायपुर जाना है। महासमुंद से रायपुर जाऊंगा तो अब मैं ऐसा बस को चुन रहा हूं जो कहीं नहीं रुकेगा ना, ठीक है ना, कहीं भी नहीं रुकेगा। वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? रायपुर। मतलब वो ना आरग में रुकेगा, ना मंदिर हसाउद में रुकेगा, डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? वो रायपुर पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, ठीक है ना, यानी कि महासमुंद से रायपुर जाना एक क्या हो गया? मेरा कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। लेकिन जब मैं किसी को बताना चाहूँ तो मैं इतना बजकर इतना मिनट में पहले आरंग पहुंचा, फिर इतना से इतना बजे मैं कहाँ पहुंचा? मंदिर हसाद पहुंचा, फिर इतना बजे कहाँ पहुंचा? रायपुर पहुंचा। ऐसे करके बताऊंगा, 3 पार्ट करके डिवाइड कर सकता हूँ ना। मतलब जब मेरे को सामने वाले को बताना है, समझ रहे हो कि नहीं? सामने वाले को जब मेरे को क्या करना है? बताना, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो सेम टू सेम यही कंडीशन है किसमें? सेल साइकिल में। सेल साइकिल जो रहता है एकदम कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, उसे हम लोग अपने अध्ययन के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसे हम लोग अपने अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में, ठीक है। सेल साइकिल में क्या होता है? पहला चीज बोल रहा हूँ, सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है ना, और दूसरा होता है कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या होता है। पहले तो नॉर्मल चीज जानो। ऐसे क्या बोल रहा हूँ मैं? सेल साइकिल क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस, ठीक है, क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस है। इसे हम अपनी सुविधा हेतु, इसे हम अपनी सुविधा हेतु, अपनी सुविधा हेतु 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? 2 वर्गों में। एक होता है आपका इंटरफेज, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरावस्था, अंतरावस्था, और दूसरा होता है आपका एम फेज। क्या होता है? एम फेज। क्लियर है कि नहीं? कितने अवस्था में बांटते हैं? 2। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। यहां तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ये जो तुम्हारा इंटरफेज होता है, इसमें सेल का ग्रोथ होता है। मैं बोला था ना, सेल का क्या होगा? केवल ग्रोथ। लेकिन इस वाले फेज में क्या होगा? सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? एक होता है क्या आपका इंटरफेज और एक होता है क्या आपका एम फेज, ठीक है ना। इंटरफेज अवस्था में क्या होता है? सेल का ग्रोथ होगा, और आपका जो एम फेज रहेगा उसमें क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो इंटरफेज होता है इसे हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं।
रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं तो रेस्ट में रहता है क्या, काम कम करता है क्या, ऐसा बात है क्या, नहीं। रेस्टिंग फेज क्यों बोल रहा हूं मैं, जैसे कि 24 घंटे में चलता है आपका सेल साइकिल, कितने घंटा, 24 घंटा। अब 24 घंटे में से टोटल 23 घंटा आपका ले लेता है कौन, इंटरफेज। 24 घंटे में 23 घंटा कौन ले रहा है जी, आपका इंटरफेज, इंटरफेज ले रहा है। और एम फेज केवल ले रहा है कितना, 1 घंटा, कौन ले रहा है, एम फेज। अब बताओ इस एम फेज के तुलना में ये एकदम स्लो है, मतलब रेस्ट में है, इस कारण इसको बोला जाता है क्या, रेस्टिंग फेज। कार्य नहीं कर रहे हैं ऐसा वाला बात नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एम फेज जो है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा अवस्था होता है, क्योंकि इंटरफेज बहुत ही ज्यादा बड़ा अवस्था होता है। इंटरफेज बड़ा अवस्था होने के कारण धीरे धीरे चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इस कार्य इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग फेज। यहां तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं। अब ध्यान से देखना इसको कैसे डिवाइड करते हैं, पहले ध्यान से देखते रहना बच्चों, ठीक है ना। कैसे डिवाइड करेंगे सेल साइकिल को, ध्यान दो। पहले एक बड़ा सा गोला बनाना, ठीक है ना, एक कोशिका चक्र चलता है तो उसमें क्या होता है, चक्र चलाना है ना भाई, चक्र बनाना है। ध्यान से देखो, मुख्यतः 2 अवस्था होता है, एक होता है आपका क्या, एम फेज, एम फेज, और एक होता है आपका इंटरफेज। क्या होता है आपका, इंटरफेज, इंटरफेज। ये जो आपका इंटरफेज होता है ना, इसको हम लोग पुनः अपने अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। सबसे पहला होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, और एक होता है आपका G2 फेज। क्लियर है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका इंटरफेज है उसे हम लोग अपने अध्ययन के लिए कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। एक होता है आपका G1 फेज, दूसरा होता है आपका S फेज, और तीसरा होता है आपका G2 फेज, ठीक है ना। तीनों अवस्था में आपका क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा। और बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कोशिकांगों का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होगा, सेंट्रियोल का निर्माण होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा, ठीक है। तो उन सभी चीजों का जो उन सभी चीजें होती हैं वो कौन से अवस्था में होगी, इंटरफेज अवस्था में होगी, ठीक है ना। तो ये 3 अवस्था रहता है। ये जो आपका जीवन अवस्था है, देखो एस प्रवस्था में आपका होता है डीएनए का निर्माण, पुनर्निर्माण नहीं बोलना चाहिए, डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। मतलब एक डीएनए से कितना डीएनए बन जाएगा, फिर से 2 डीएनए। आप ही लोग बताओ, ध्यान से समझो। ये आपका एक कोशिका है, ये आपका क्या है, एक कोशिका है। इस एक कोशिका से आपको कितना कोशिका बनाना है, 2 कोशिका। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सेल का ग्रोथ कराओगे, क्योंकि जिस आकार का कोशिका है उसी आकार का नया कोशिका का निर्माण करेगा वो। तो सबसे पहले तो सेल में क्या कराओगे, ग्रोथ कराओगे। सेल ग्रोथ कर लिया, सेल ग्रोथ करेगा तो उसमें मान लो 1 डीएनए है, तो 1 डीएनए से कितना डीएनए करना पड़ेगा, 2 डीएनए करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपको 2 कोशिका बनाना है ना। उसके साथ साथ जितने भी कोशिकांग है उसका भी क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। उसके बाद अच्छा, ये जो सब प्रवस्था है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, इंटरफेज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता होगा, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या है, G1 हो सकता है, S होगा और G2 होगा। अब उसके बाद जब सभी कोशिकांगों का फिर से क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, डबल हो गया, ठीक है, और पूरी तरीके से अब ये जो कोशिका है वो किसके लिए तैयार है, कोशिका विभाजन के लिए। तब इसमें चलेगा एम फेज, और एम फेज के कारण ये फिर से अपने जो जनक कोशिका है, पेरेंटल सेल है, उसके जैसे 2 भागों में क्या हो जाएगी, डिवाइड। और इसमें भी 1 डीएनए, इसमें 1 डीएनए। समझ रहे हो कि नहीं, इसमें 1 कोशिकांग आपका, इसमें भी 1 कोशिकांग। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो कोशिका वृद्धि हो रहा है, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, ये सब जो प्रवस्था है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, इंटरफेज के अंतर्गत आता है। और उसमें कौन कौन सी चीजें है, 3, एक G1 है, एक S है और एक G2 है। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ूं, यहां तक समझ आया, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो S फेज है ना उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज, डीएनए संश्लेषण प्रवस्था, डीएनए सिंथेसिस फेज, डीएनए संश्लेषण प्रवस्था। तो ये वाला जो रहेगा G1 को, डीएनए सिंथेसिस से पहले वाला है तो इसको क्या बोलोगे, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। और ये डीएनए सिंथेसिस यहाँ पास हो चुका है, डीएनए सिंथेसिस के बाद का अवस्था है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो आपका S अवस्था रहेगा उसमें
कोशिका का क्या, कोशिका के अंदर उपस्थित जो डीएनए रहेगा उसका रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, उसका रेप्लिका बनेगा, फोटोकॉपी बनेगा, ठीक ना। कौन सी अवस्था में? एस अवस्था में। तो जो आपका जीवन अवस्था है उस रेप्लिकेशन के लिए क्या करेगा? तैयारी करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना, डीएनए रिपेयरिंग का कार्य करेगा। तो अब हम लोगों को प्रॉपर G1 फेज, एस फेज और G2 फेज के बारे में एक एक करके क्या करना है? अध्ययन करना है। उसके बाद अंत में हम लोग पढ़ेंगे एम फेज के बारे में, कोशिका विभाजन की जो मुख्य प्रवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो आपका सेल साइकिल है ना, केवल और केवल किसमें होता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ जाऊं? देख लो भाई, क्या बोल रहा हूं मैं? सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों बोला कंटिन्यूअस? क्योंकि ये लगातार चलता है। हम लोग इसे अपने सुविधा के लिए, हम लोग इसे अपने सुविधा के लिए कितने अवस्थाओं में बांटते हैं? 2 अवस्था में, एक एम फेज में और एक इंटरफेज में। फिर इंटरफेज कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ठीक है, चूंकि एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। और ये वाला जो G1 फेज रहता है उसमें मुख्यतः सेल ग्रोथ होगा, G2 में भी क्या होगा? सेल ग्रोथ होगा। क्लियर है ना? तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? इन सब चीजों को देखने के बाद आप एक सेल साइकिल के बारे में क्या परिभाषा दे सकते हो? ठीक है, इन सभी प्रवस्थाओं को देखने के बाद आप एक सेल साइकिल के बारे में क्या क्या परिभाषा दे सकते हो जी? चलो मैं क्या परिभाषा दूंगा, इसको देखो। सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है, यहां पास लिख दूं क्या? चलो देखो, सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, चलो बताओ अब क्या क्या होता है इसमें? पहला चीज सेल ग्रोथ होगा, इसमें सेल ग्रोथ होता है, ठीक है भाई। दूसरा क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए से कितना डीएनए बनेगा? 2 डीएनए। तो इसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तीसरा चीज, सेल में जितने भी कोशिकांग है, जितने भी उसके क्या है? कंपोनेंट है, ठीक है ना, उसका क्या होगा? पुनर्संगठन होगा। क्या होगा? पुनर्संगठन होगा, ठीक है ना। चलो देखो, क्या बोलना चाहिए? कोशिकांगों का लिख लेते हैं, कोशिकांगों का पुनर्संगठन होता है, पुनर्संगठन होता है। अच्छा, और सेल साइकिल में एक और चीज क्या शामिल है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे है? इन तीनों चीजों के बारे में लिख डालना। सेल ग्रोथ का डीएनए रेप्लिकेशन होगा, कोशिकांगों का पुनर्संगठन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है ना। एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बनेगा, ट्यूबिन प्रोटीन का निर्माण होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होगा, क्योंकि विभाजन करना है ना भाई, ठीक है। तो चौथा चीज एक और होता है, इन सभी चीजों के बाद सेल का डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा। तो अब सेल साइकिल का तुम परिभाषा क्या दे सकते हो कि सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, कोशिकांगों का पुनर्संगठन तथा सेल डिवीजन शामिल होता है। यह किसमें पाया जाता है? सभी प्रकार के यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। यहां तक समझ आया कि नहीं? अब ये जो सेल साइकिल रहता है ना, ये जो आपका सेल साइकिल है, ये क्या होता है? जेनेटिक कंट्रोल में होता है, ठीक है। किसमें होता है? जेनेटिक कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे आप इसी में ही, ठीक है। अगला लेक्चर आएगा आपका किसके बारे में? ये जो तुम्हारा जीवन प्रवस्था है, एस प्रवस्था है और G2 प्रवस्था है, ठीक है ना। इन तीनों प्रवस्था के बारे में हम लोग आगे ये चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। G1 फेज में क्या होता है, फिर एस फेज में क्या होता है, फिर G2। तुम लोगों को पता होना चाहिए। पता है, यहाँ एस फेज में मैं बोल रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये डीएनए रेप्लिकेशन एक वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन एक डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने में पूरा 1 दिन लगता है, 2 घंटा लगता है, ठीक है ना। यानी कि एक चैप्टर फिर से समाहित हो गया इसमें जी, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ाने का आशय 12वीं कक्षा के बच्चों को इस कारण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, वो कई सारे चैप्टरों का लिंक बनाता है। बिना इस चैप्टर के तुम लोग 12वीं क्लास में आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा। देखो, रटने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जो कुछ भी होगा समझने से होगा। और शासन सोच समझ कर सिलेबस बनाया है आप लोगों का, ठीक है ना। सिलेबस को कंप्लीट कराना मेरा जिम्मेदारी है, तो मैं सिलेबस कंप्लीट करा कर रहूँगा। आपको मेरे साथ चलना है, डेली का डेली मेहनत करते रहना। जितना आज पढ़ा देना उतना याद कर लेना। एक बार जाना, घर में जाना, इसको तो अब लिखना ही है। मैं इस तरीके से मैं खुद लिख कर पढ़ा रहा हूँ,
लिख लिख कर पढ़ाने का मतलब क्यों है? ठीक है, मैं चाहूँगा तो यहाँ पास तो बोर्ड है, यहाँ पास लिखा लुखा रहेगा, प्रोजेक्टर चालू होगा, आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मेहनत करने का आशा ये है कि आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करें। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, फटाफट टॉपिक का नाम रहेगा, उसका डायग्राम रहेगा, मैं ऐसा डायग्राम बनाने का यानी कि काम नहीं करते रहूँगा। तो आप लोगों को भी साथ साथ मेरे क्या करना है, इन सभी चीज़ों को लिखना है और अपना प्रॉपर एक सुंदर सा नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाने के बाद भाई सब लोग मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई भी प्रकार का दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या तो फिर मेरे को पर्सनल मेरे नंबर में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसमें हम लोग सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं बच्चों इस इंटरफेज के अलग अलग अवस्थाओं के वो पढ़ने के लिए। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, एमफेज का। ठीक है, अगला 2 से 3 लेक्चर इसी चैप्टर का रहेगा, उसके बाद हम लोग अपना पहला जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है ना, उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।